नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं एक नई सीरीज पॉलिटिकल साइंस की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज। अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी में इंटरनेशनल रिलेशंस पीसीपीएस आईआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, एक नए सब्जेक्ट की, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो आज से हम लोग अपनी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो ये वीडियो बस इस बात को जानने के लिए है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध एक विषय के तौर पर कैसे आया। देखिए, हम पॉलिटिक्स की तो बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस की क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, तो लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहाँ से आई, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा समय था जब यूरोप के देशों में धीरे धीरे तरक्की हो रही थी और वो लोग डेवलप करते जा रहे थे। वहाँ पर औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से आ रहा था, और वो लोग दूसरे देशों में क्या कर रहे थे, अपने अपने कॉलोनिज्म फैलाते हुए जा रहे थे, उपनिवेशवाद फैला रहे थे, लोगों को अपना गुलाम बना रहे थे। जर्मनी कहीं गुलाम बना रहे हैं, फ्रांस वाले कहीं गुलाम बना रहे हैं, इंग्लैंड वाले कहीं गुलाम बना रहे हैं। इस चीज को जब होते होते एक्सपेंडेशन, मतलब चीज बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना जाकर के, तो फाइनली एक जगह जहां पे जब चीजें रुक गई तो यूरोप के देशों में आपस में लड़ाइयां होने लग गई। और ये जो आपसी मतभेद थे ये पहली बार निकल करके कब आए, ये पहली बार निकल करके आए वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेकर के 1919 तक। इस विश्व युद्ध के दौरान पहली बार क्या हुआ कि दुनिया ने इस विषय की एक अध्ययन की जरूरत समझी कि हम देशों की, अब तक हम लोग जिस राजनीति का अध्ययन कर रहे थे, हम लोग किसका अध्ययन कर रहे थे, राज्य के अंदर ही राजनीति पढ़ रहे थे कि राज्य के अंदर लोग कैसे मतदान करते हैं, संस्थाएं कैसे काम करती है, राज्य कैसे काम करता है, कानून व्यवस्था कैसी होती है। लेकिन 1914 से लेकर के 1919 का जो युद्ध जब दुनिया ने देख लिया तो ऐसा लगा कि नहीं, अब एक समय आ गया जब हमको ये सीखना चाहिए कि एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध कैसे होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की सोच जो थी ना, वो पहली बार यहां से माइंड में लोगों के आने लग गई। और ब्रिटेन के बहुत सारे राजनीति वैज्ञानिक थे, जो बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया, काम करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। लेकिन अभी भी सिर्फ ये एक सब्जेक्ट के तौर पर इसे मान्यता नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। अभी सिर्फ लोग सोच रहे थे लाइक ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन का स्टडी करना चाहिए। लेकिन पढ़ते 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 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने लगा, जब क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया। अचानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गई। और अब लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई, अब बहुत जरूरी हो चुका है फिलहाल अब इसको जानना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन वगैरह सब फॉर्म हो गए जब इसके बाद। तो 1954 में सबसे पहली बार जो है 1954 में यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने एक आर्टिकल लिखा, एक लेख लिखा, और उस लेख के अंदर पहली बार मान्यता दी गई, रिकॉग्नाइज किया गया किसको, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। और ये समझा गया कि पॉलिटिक्स से हटा करके एक नए सब्जेक्ट को बनाने की जरूरत है, जिसका नाम क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। लेकिन अभी भी समस्या आ गई नाम में आकर के। ठीक है, जैसे कि अब लोगों ने सोचा इसके दो नाम बन सकते हैं। तो पहली बात बनी भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पहला ये बना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और दूसरा नाम ये निकल के आया भाई इंटरनेशनल रिलेशन।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहें या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहें, इस विषय को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, इसको लेके फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों में बहुत सारे मतभेद हुए कि भाई इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहें या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहें तो क्या कहें। ठीक है, तो बहुत सारे तर्क वितर्क कुतर्क वाद विवाद संवाद के बाद ये क्या निष्कर्ष निकाला गया कि भाई जब हम बात करते हैं राजनीतिक संबंध की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो ये केवल किस पर फोकस कर रही है? ये केवल पॉलिटिक्स पे फोकस कर रही है। किस पर फोकस कर रही है? सिर्फ पॉलिटिक्स पे फोकस कर रही है। इसीलिए ये एक छोटी सोच वाला विषय बन जाता है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, हम कहते हैं दो देशों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की बात की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सांस्कृतिक रूप से भी आ जाते हैं, इसमें राजनीतिक परिभाषाएं भी आ जाती हैं, इसमें सामाजिक परिभाषाएं भी आ जाती हैं और इसमें आर्थिक परिभाषाएं भी आ जाती हैं। तो ये विषय, ये जो नाम था इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक बहुत ही बड़ी सोच को प्रदर्शित करने वाला विषय था, मतलब नाम बना जिसके अंदर कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरह के पैरामीटर को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि ये सब्जेक्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं कहा गया इसको। ठीक है, तो अब इस विषय को अब हम पढ़ने वाले हैं। इस विषय को पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है आपको। ठीक है, जितने भी वीडियो आएंगे आपको बड़ा ही मजा आएगा इसे पढ़ने में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और कैसा लग रहा है आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को जब पढ़ना शुरू किया गया तो सबसे पहले कौन कौन से अप्रोच बहुत जरूरी थे। सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को पढ़ने का ना अप्रोच, इसका मतलब होता है उपागम। सबसे पहले तो हम उपागम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के उपागम क्या क्या है, अप्रोच क्या क्या है, मतलब तरीके क्या हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे समझ सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए हैं, है ना। जो दो सबसे फेमस उपागम माने जाते हैं उनमें एक है रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, और दूसरा है आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। यथार्थवाद और आदर्शवाद दो ऐसे अप्रोचेस हैं जिनसे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, फेमिनिस्ट अप्रोच भी है, मार्क्सवादी अप्रोच भी है, आप कह सकते हो कि पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो अप्रोच मानी जाती है वो रियलिज्म और आइडियलिज्म यानी कि यथार्थवाद और आदर्शवाद को माना जाता है। तो सबसे पहले हम अप्रोच का अध्ययन करेंगे। अप्रोच का अध्ययन करने के बाद, क्योंकि हमने पता है कि पॉलिटिकल साइंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बन पाया, और हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या शुरू हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब तक चला था? 1991 तक। तो 1991 से पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी थी, और ये कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी हो गई, कोल्ड वॉर का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातों को हम समझेंगे। उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद हम बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। भारत की विदेश नीति, क्योंकि हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश आजाद हुआ था, हमारा देश जैसे जैसे आजादी से आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी तरक्की करते चली गई। तो जिस वक्त ये इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप कर रहे थे उस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, इस बात को भी अच्छे से समझेंगे, बहुत डिटेल में जाकर समझेंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए लेकर के आऊंगा यहां पर इसी चैनल पर। उसके बाद हम समझेंगे कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को। इसके बाद हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझेंगे कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है किस तरह से काम करती है। उसके बाद हम समझेंगे इस चैनल के अंदर, इसी सीरीज के अंदर हम समझेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बाद हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्यों है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, भारत ने इसमें
कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्तमान समय पे कितना प्रभावी है, ये सारे मुद्दे समझेंगे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। उसके बाद फेमिनिस्ट अप्रोच को पढ़ना बहुत जरूरी है। फेमिनिस्ट अप्रोच, महिलावादी उपागम क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस के बारे में, क्योंकि जब दुनिया मतलब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस वक्त तक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये अपने ये इतने ज्यादा मतलब इतने फेमस नहीं हुए थे, लेकिन 1970s 1980s में आके महिलावादी आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया था। ठीक है, तो जब महिलावादी आंदोलनों ने बहुत जोर पकड़ लिया तो हर चीज को इनके नजरिए से भी देखा गया, तो चाहे राजनीति हो, कोई राजनीतिक सिद्धांत हो या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जब हम फेमिनिस्ट अप्रोच का वीडियो देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को महिलावादी दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो बनाई गई बाद में, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन, यानी कि राष्ट्रीय संघ यूएनओ जो आप लोग जानते हैं बना हुआ है। तो क्या बना, क्या सोच थी इसको बनाने की, कैसे ये काम करता है दुनिया में, ये सारी बातें इसके अंदर हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करेंगे। हम बात करेंगे ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर आकर के ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यू के बाद में टेररिज्म के बारे में बात करेंगे। टेररिज्म के बारे में बात करेंगे और टेररिज्म के बारे में बात, ये जो मेन टॉपिक हैं हम बेसिकली इनके बारे में बात करेंगे। सारी की सारी बातें अप्रोचेस, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम उपागम समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए किस किस तरीके से समझा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की, कि कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध जिसे हम कहते हैं, शीत युद्ध के दौर में क्या क्या हुआ, जो हमारा शीत युद्ध है इस दौर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, कैसे शीत युद्ध की वजह से, इस कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत की विदेश नीति को समझेंगे कि भारत की विदेश नीति कैसे रही, किन किन कारकों से प्रभावित हुई और कैसे कैसे बदलती चली गई। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे गुजराल सिद्धांत आएगा, इसके अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी आएगा, इसके अंदर अब जो मोदी जी लेकर के आ गए हैं लुक वेस्ट पॉलिसी भी लेकर के आ गए हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर के आ गए हैं, है ना। तो ये सारी पॉलिसीज का क्या मतलब होता है, पॉलिसी का क्या मतलब होता है, क्यों पॉलिसी बनाई जाती है, भारत के संबंध किन देशों से कैसे बने, कैसे बिगड़े, ये सारी बातें समझेंगे इसके अंदर। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझेंगे, इस दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, इस पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे रन करती है, उस इकोनॉमी का पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, पॉलिटिक्स कैसे किसी भी देश की इकोनॉमी को असर डाल सकती है, ये सारी बातें समझेंगे इसके अंदर हम। फिर आता है बात ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर इसे कहते हैं क्या, वैश्वीकरण। ये अपना हो जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के प्रभावों को समझेंगे कि दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। महिलावादी उपागम, महिलावादी उपागम क्या है, कैसे है और भारतीय राजनीति या विश्व राजनीति के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, ये समझेंगे। यूनाइटेड नेशंस समझेंगे क्योंकि ये पूरी दुनिया को में एक सरकार बनाने की कवायद थी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शुरुआत की गई थी पूरी दुनिया के देशों के जरिए। ये कितना कामयाब रहा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, कितना नाकामयाब रहा, इसके बनाने के पीछे मंशा क्या थी, जो मंशा थी उसे अब तक कहां हम पूरा कर पाए हैं, इन सब बातों पे गौर किया जाएगा। उसके बाद ग्लोबल और एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे फिर दुनिया तरक्की करती गई, शुरुआत में तो विकास की बात की गई, लेकिन धीरे धीरे विकास कहां बन गया, सतत विकास में परिवर्तित हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लग गई, टिकाऊ विकास की बात होने लग गई। ठीक है, क्योंकि अब पर्यावरण का इश्यू जो है वो बहुत बड़ा इश्यू बनकर के आ गया था। पर्यावरण भी तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय विषय ही है। अब अगर हवा और पानी में जहर घुल जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि इंडिया के घुलेगा या सिर्फ पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। इंडिया हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, सबके ऊपर बराबर असर पड़ेगा। इसीलिए पर्यावरण कैसा विषय है, अंतर्राष्ट्रीय विषय है। उसके बाद आतंकवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इन सब विषयों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप इस चैनल पे बस बने रहिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो इसमें से डालेंगे
तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया कीजिएगा, ज्ञान बांटने से क्योंकि बढ़ता है। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया दो खेमों में बट गई। दुनिया जब दो खेमों में बटी तो कौन कौन से, एक ग्रुप था यूएसए, एक ग्रुप था यूएसए का, तो एक ग्रुप था यूएसएसआर का। अब इन दोनों ग्रुप्स ने क्या किया, इन दोनों ग्रुप ने बिल्कुल होड़ लग गई कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों को अपने अंदर ऐड करो, तो इससे दुनिया दो खेमों में बट गई थी। पूरी दुनिया के दो हिस्से, या तो वो अमेरिका या तो वो रशिया, दोनों में किसी एक साइड जाना पड़ता था। लेकिन इस पूरे दौर के बाद क्या हुआ, ये चलता रहा 1991 में 1991 में यूएसएसआर ब्रेक कर गया, इसकी हार हो गई। दुनिया में केवल एक सुपर पावर बचा। क्या बचा? एक सुपर पावर, जो कि क्या है, जो कि अमेरिका है। ठीक है, फिर अमेरिका ने अपने हिसाब से दुनिया को घुमाना शुरू कर दिया। अमेरिका सोचता था कि कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति यहां थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 1991 के बाद क्या हुआ, अभी तक 1991 से पहले तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बैलेंस बना हुआ था, है ना। कुछ अमेरिका की बात माननी पड़ती थी, कुछ रशिया की बात माननी पड़ती थी, दुनिया को बैलेंस बना रहा था दुनिया में। लेकिन 1991 के बाद जब रशिया हट गया तब दुनिया में केवल एक सुपर पावर बच गया। अब अमेरिका वाले जो बोलते थे उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अमेरिका ने कहा ये होगा तो ये होगा, अमेरिका ने कहा ये नहीं है तो मतलब ये नहीं है। आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे विषयों पर अमेरिका की ऐसी संप्रभुता दिखाई देती है। जैसे कि अब भारत जैसे देश हैं या कोई भी विकासशील देश हैं, अब अगर हम चाहें, हमारे देश में पेट्रोल बहुत महंगा है ना। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि पेट्रोल बहुत सस्ता दे सकता है, बहुत सस्ता दे सकता है। अगर उनसे हम पेट्रोल लेना शुरू कर दें तो मान के चलिए भारत में आज के दिन ही 15-20 रुपये पेट्रोल का रेट कम हो सकता है। लेकिन हम उनसे पेट्रोल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उनकी दुश्मनी अमेरिका वालों से है। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के देशों को धमका दिया है कि भाई उनसे अगर पेट्रोल लेना मतलब हमसे दुश्मनी मोल लेने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो कोई देश नहीं लेता। तो ये एक चेंज आया 1991 के बाद कि दुनिया का कोई भी देश कोई भी काम करने से पहले इस बात को सोचता है कि नहीं अमेरिका वाले कहीं नाराज ना हो जाए हमसे। ठीक है, ये एक बात आती है। 1991 के बाद टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। आपने आतंकवाद, आज पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा खतरा है ये, आज पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा खतरा है ये। ठीक है, सन 2000 तक अमेरिका वाले, जो अमेरिका वाले लोग हैं, ये कहते थे कि आतंकवाद तो कुछ होता ही नहीं है, टेररिज्म वेरिज्म को मानते ही नहीं थे। बोलते थे आतंकवाद क्या है, ये वेस्ट, हमारे पश्चिमी दुनिया की दिक्कत नहीं है, ये अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज की समस्या है ये आतंकवाद। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हो गया 9/11। क्या हो गया? 9/11 आपको याद ही होगा। तो 9/11 जब हुआ सन 2001 में हुआ, ये अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो ट्विन टावर्स थे उनको गिरा दिया गया। ठीक है, जब गिरा दिया गया तो अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि नहीं भाई, अमेरिका के अंदर भी टेररिज्म नाम की समस्या। और अमेरिका ने तब कहा कि टेररिज्म एक ग्लोबल समस्या है। क्या कहा? कि टेररिज्म एक ग्लोबल समस्या है। अब देखो, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि अमेरिका एक सुपर पावर था। 2000 तक तो ये लोग टेररिज्म को मानते ही नहीं थे कि टेररिज्म जैसी कोई चीज होती है। लेकिन जब इनके ऊपर अटैक हुआ 9/11 2001, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा टेररिज्म एक इंटरनेशनल समस्या है, अंतरराष्ट्रीय समस्या है, सारे दुनिया के देशों को मिल करके इससे लड़ना पड़ेगा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने कहा था कि जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिका के साथ नहीं है वो आतंकवाद के साथ है। ठीक है, तो अचानक इनका बिल्कुल जग गया बिल्कुल कि अब तो आतंकवाद मिटा के ही मानना है। तो ये भी पॉलिटिक्स में धीरे धीरे चेंज आया। लेकिन पॉलिटिक्स में चेंज इस वजह से भी आया कि बाद में ना कई सारे देश ऐसे थे छोटे छोटे, चाहे वो एशियन कंट्री हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में कुछ देश हों, ये तरक्की करने लग गए। जब ये कोई देश तरक्की करने लग गया था तो क्या होता है, अब अमेरिका की पावर भी धीरे 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 इन लोगों ने कम करनी शुरू कर दी। बाकी देशों ने भी अपने अधिकार मांगने शुरू कर दिए। बाकी लोगों ने कहा भैया ऐसा देश नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी कि आप एक व्यक्ति बोल रहे हो सब लोग सुन रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में धीरे धीरे बैलेंस बनने लग गया। ठीक है, आज अगर बात की जाए, आज वर्तमान युग में जब हम लोग जी रहे हैं, इस युग में अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इतना ज्यादा प्रभाव डालती है, इतना ज्यादा प्रभाव डालती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर
मतलब आप समझिए कि अमेरिका या वेस्ट वर्ल्ड में मंदी आ जाए तो यहाँ का आईटी सेक्टर गिर जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई तो अचानक पूरे वेस्ट वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में क्या हुआ, गैस की प्रॉब्लम आ गई, अचानक से वहां पर गेहूं की प्रॉब्लम, गेहूं की शॉर्टेज ही हो गई वर्ल्ड के अंदर। तो इससे समझ में आता है कि आज इस सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली समझना पड़ेगा, बहुत थॉरली समझना पड़ेगा, और हम आपको समझाएंगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सारगर्भित तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कैसा लगा आपको ये इंट्रोडक्शन, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे दोबारा आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।